रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो की इस कड़ी में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय कृषि पद्धति ऋषि कृषि पद्धति है। ऋषि अर्थात ध्यान लगाने वाला, और जब एक कृषि यानी कि किसान परमात्मा के ध्यान में रहकर खेती करता है, उसी का दूसरा नाम है शाश्वत यौगिक खेती। आज शुद्ध सात्विक अन्न हमारी अहम ज़रूरत बन गया है, क्योंकि समय प्रति समय कृषि में जो बदलाव आए हैं उसमें पिछले कुछ सालों में हमने अत्यधिक और अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग कर लिया, जिसकी बदौलत हमने प्रकृति को प्रदूषित कर दिया, पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया, अन्न को जहरीला बना दिया और भूमि में बहुत ज़्यादा जहर घोल दिया। आने वाली पीढ़ियाँ हमसे शुद्ध अन्न की मांग करती हैं, और न केवल आने वाली पीढ़ियाँ बल्कि वर्तमान समय में हम सभी को शुद्ध सात्विक अन्न की ज़रूरत है। भूमि बंजर होती जा रही है, ऐसे में क्या करें? मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे समय में भी धरती माँ का ख्याल रखते हैं। उन्हें शाश्वत यौगिक खेती की जानकारी नहीं, मगर फिर भी वे प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं। ऐसे ही एक इंसान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं अनिल कंबोज जी का शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में स्वागत करता हूं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, अनिल कंबोज भाई कलरी खालसा ग्राम करनाल हरियाणा से हैं। वो प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि वो ज़मीन को बंजर होने से बचाने के लिए वो इस खेती का इस्तेमाल करते हैं, या ये खेती पद्धति अपनाए हुए हैं। अनिल भाई, ये जो प्राकृतिक खेती पद्धति आप आज के युग में भी अपनाए हुए हैं, क्योंकि ये बड़ी तय बात है कि जब आप इस पद्धति से खेती कर रहे हैं तो आपके जो पड़ोसी किसान भाई होंगे उनसे कहीं ना कहीं फसल कुछ कम ही आती होगी, फिर भी आप इस कृषि पद्धति को अपनाए हुए हैं। तो ये ख्याल आपको कहाँ से आया, कैसे आया? ये वैसे तो जो हमारा बेस खेती का ही है जी, और जब से खेती शुरू की है तो मैंने शुरू की है तो ये फर्टिलाइज़र वाला सिस्टम ही देख रहा था जी। तो एक दफ़ा दिमाग में आया कि पहले हमारे बुजुर्ग भी खेती करते थे जी। वो कोई जब खाद नहीं होते तब भी खेती होती थी और ज़्यादा खुशहाल थे हमारे से जी। तो दिमाग में आया कि आपने भी कोई खाद यूज़ नहीं करना है और प्राकृतिक तौर पे ही खेती करनी है जी। तो इसके लिए मैंने पहले वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी लगाई जी। तो कोई मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो मैंने दाएं बाएं पता किया तो मुझे सुभाष पालेकर जी का पता चला जो महाराष्ट्र अमरावती से हैं। जी। जी। तो मैं स्पेशली वहाँ गया, उनके वहाँ ट्रेनिंग ली मैंने 4 दिन की। अच्छा जी। और जीवामृत, बीज अमृत, ये इसके जन्मदाता हैं जो पीछे वहाँ पे 10-12 सालों से इस पत्ती से खेती करवा रहे थे। जी। 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 तो मैंने वही पत्ती आके यहाँ शुरू की। हाँ जी। पहले जो भी बीज हमने सोइंग करनी है वो बीज अमृत से ट्रीट करके, बीज अमृत एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। उसमें 2 लीटर काऊ यूरिन, देसी गाय, इसमें सबसे पहले एक बताना चाहता हूँ मैं कि नेचुरल फार्मिंग के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए हमें सबसे पहले देसी गायें चाहिए एक। वैसे भी हमारे यहाँ देसी गाय को एक माता का रूप दिया गया है जी, और इसका अस्तित्व भी खत्म होता जा रहा है। एक तो इससे हमारी देसी गाय का अस्तित्व बचेगा, देसी गाय पालने से, ये वैसे ही पूजनीय है, ठीक है। तो सबसे पहले एक देसी गाय हमें चाहिए इसके लिए। उसका सबसे, अब मैं बीज अमृत की बात बता रहा हूँ कि पहले बीज कैसे ट्रीट करना है। हाँ जी। इसमें देसी गाय का 2 लीटर यूरिन, उसका 2 किलो गोबर और 50 ग्राम चूना और 10 लीटर पानी जी, ये सभी को मिक्स करके थोड़ी मुट्ठी मट्टी की, खेत की मट्टी की, जी जी जी, इसको 24 घंटे मिक्स करना है घोल को।
ठीक। 24 घंटे में 2 दफ़ा हिलाना है, तो हमारा ये बीज अमृत तैयार हो जाता है। हमारा ये 1 कुंटल सीड के लिए सफिशिएंट है। हम इससे 1 कुंटल सीड ट्रीट कर सकते हैं जी। इसको ट्रीट करके जब हम सीड को बोते हैं खेत में, तो इससे एक तो जर्मिनेशन बहुत बड़ी आती है और नीचे कोई भी फंगस या कोई भी ऐसे कीट नहीं लगते जिससे हमारे बीज को नुकसान हो। जी। जब जर्मिनेशन बढ़िया होगी तो जैसे हम क्रॉप में पानी लगाएंगे तो फिर हमें यहाँ पे जीवामृत का यूज़ करना है। जी। जीवामृत के लिए भी सभी हमारे घरेलू ही चीज़ें हैं। उसमें देसी गाय का गोबर हो गया 10 किलो, 10 लीटर देसी गाय का पेशाब हो गया, उसमें 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 1 किलो खेत की मिट्टी हो जाए या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो जाए, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे सबसे ज़्यादा कल्चर जीवाणु होते हैं, या खेत की मिट्टी हो। जी। इसको हमने 3 दिन सुबह शाम हिलाना है, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को, और छाया में रखना है, ढक के रखना है। जी। तो इसमें ये कल्चर जीवाणु तैयार हो जाते हैं हमारे। जैसे दही जमाने के लिए दूध में जामुन लगाते हैं, ये सेम एक जामुन का काम करता है खेत में। इसको जैसे हम पानी के साथ खेत में लगाएंगे तो इससे हमारे कल्चर्स जो हैं कई गुना बढ़ जाते हैं खेत में। और क्योंकि सभी कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारी धरती माता में है। जी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये हमारे ऊपर से मिल रहे हैं, और नीचे धरती में हमारी आयरन, पोटास, जिंक सब कुछ हैं। हमें ऊपर से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर प्रॉपर वे में जो कल्चर्स हमारे धरती में हों जो। हाँ जी। अब क्या है कि हमने अननेसेसरली खाद, अननेसेसरली दवाइयाँ डाल डाल के इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जी। केचुआ धरती का ख़त्म हो चुका है। जी। जी। वो नीचे समाधि अवस्था में बैठा है। जी। जैसे ही हम जीवामृत डालते हैं, हाँ जी। इसकी स्मेल से जो केचुआ है वो अप आ जाता है, ओके। ऊपर आता है वो। अब नेचुरली जब खेत में केचुआ होगा तो नीचे से खाता हुआ आएगा, ऊपर अपना मल करेगा, तो नीचे से जो भी वो खाद्य पदार्थ खाता हुआ आएगा उसमें ऊपर आ गए हमारे खेत में, और धरती के स्रोत खुल जाते हैं इससे। इससे डबल फायदा हो गया। इससे डबल फायदा हो गया, खाद भी हो गई और वो छिद्र हो गए। जिससे हमारा वाटर लेवल, जैसे बारिश आती है अभी तो पानी बह जाता है क्योंकि ऊपर से हमारी जो लेयर है ज़मीन की बहुत हार्ड हो चुकी है, जी। ये खाद यूरिया वगैरह डाल के। बिल्कुल ठीक। तो इससे हमारे स्रोत खुल के धरती का वाटर लेवल इंक्रीज होगा और हमें कोई ऊपर से फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। जी। तो आपने कभी भी अपने खेत में केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है? पिछले, वैसे मैं 6 साल से कर रहा हूँ ये। उससे पहले मैं ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिगेशन, ऑर्गेनिक खाद दे दिया, कोई ऑर्गेनिक दवाई दे दी। जी। क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पे भी आजकल किसानों को बड़ा ही ठगा जा रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी केमिकल होते ही हैं आपके उसमें भी केमिकल्स होते हैं या काफ़ी कॉस्टली दवाइयाँ होती हैं ऑर्गेनिक के नाम पे। ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक से मतलब बेटर तो अगर केमिकल डाल रहे हैं उससे किसान तो बच रहे हैं, वो कम से कम उसको एक्सपेंसेस तो उसके कम हो रहे हैं। जी। एक कोई हम पेस्टिसाइड ले रहे हैं वो हमारे को 100 रुपये की मिल रही है केमिकल में, ऑर्गेनिक में वही 1000 रुपये की मिल रही है हमारे को। जी। 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 इसके लिए भी अगर हम घर में ही अपनी मेडिसिन भी बना सकते हैं पेस्टिसाइड्स के लिए। जी। इसमें जैसे रस चूसक कीट है हमारे, उसके लिए हमें 100 लीटर पानी में 5 किलो नीम की पत्ती कूट दी, वो डाल दी, 5 लीटर उसमें काऊ यूरिन डाल दिया। जी। उसको आप 48 घंटे घोल के रखो, उसके बाद छान के उसका स्प्रे कर दो। तो ऐसे ही फंगीसाइड के लिए पुरानी छाछ, 4 दिन पुरानी छाछ है, हाँ, उसका आप स्प्रे कर दो या ड्रेंचिंग कर दो पौधों की जड़ों में। तो देसी नुस्खे, बीमारियों से भी बचा सकते हैं। उससे बीमारियों से भी, और नहीं कुछ होता है, सिर्फ हम काऊ यूरिन का ही स्प्रे करते हैं, उससे ही हमारी बहुत प्रोटेक्शन होती है। जी। इसके लिए सबसे जरूरी, बार बार यही कहेंगे हम कि देसी गाय का होना सबसे ज़रूरी है प्राकृतिक खेती के लिए। जी बिल्कुल, गोवंश आधारित खेती चाहिए। हाँ जी। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जब आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद आपकी फसल का उत्पाद कम आ रहा होगा। जी, एक तो इसमें मैंने जो है अपनी देसी वैरायटीज़ ली हुई हैं, जो मेरी पुरानी वैरायटीज़ थी। गेहूँ में मैं मेनली 306 C306 लगाता हूँ। जी जी जी। और बासमती में धान जो है हमारी एक देहरादूनी बासमती आती है जी, वो लगाता हूँ। इनकी यील्ड नेचुरली वैसे भी कम है जी, बट इनके रेट्स हमें 3 टाइम्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ज़्यादा मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपने कभी अपनी फसल को प्रयोग करवाया है, लेबोरेटरी में जांच करवाई है? हाँ, मैंने ये भी लेबोरेटरी में जांच हुई है मेरी, और बाकायदा मेरे पास इसकी सर्टिफिकेशन भी है
जो हैफेड और एक मोरारका फाउंडेशन एजेंसी थी जिन्होंने मिलके फार्मर्स के लिए ये प्लान चलाया था कि जो ऐसी फार्मिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिक नेचुरली, हाँ जी, तो वैसे तो काफ़ी कॉस्टली होता है इनके टेस्ट करवाना और सर्टिफिकेशन करवाना, बट ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम थी, तो उसमें मेरी सारी भूमि के सैंपल्स लिए गए क्रॉप के, तो वो सब मेरे सर्टिफिकेशन भी मेरे को मिला हुआ है। जी जी। तो आपकी ये फसल चूँकि शुद्ध है, इसमें पोषक तत्व भी ज़्यादा हैं, पौष्टिकता भी ज़्यादा है, सात्विकता भी है, तो इस फसल के आपको दाम भी अच्छे मिलते होंगे। तो कहाँ बेचते हैं आप ये फसल और किस तरह के दाम आपको प्राप्त होते हैं? मेनली इस फसल की मेरी पहले एडवांस बुकिंग रहती है। अच्छा जी। हाँ जी, तो बेचने में मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं आती जी। हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो कहीं से कहीं जब एडवांस बुकिंग है तो कहीं से कहीं तक एक ऐसा थॉट आता ही नहीं होगा आपको कि केमिकल की तरफ जाया जाए या ऑर्गेनिक की तरफ जाया जाए, तो उन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाए। जी बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं। तो अभी आप RERF की रूरल विंग के रिट्रीट में आए थे यहाँ ज्ञान सरोवर में, तो यहाँ आपको शाश्वत यौगिक खेती के बारे में जानने को मिला होगा। हाँ जी। तो कैसा लगा आपको शाश्वत यौगिक खेती के बारे में जानकर सुनकर? यहाँ पे मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ जी, और यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा अगर नेचुरल फार्मिंग के साथ हम शाश्वत ये यौगिक खेती भी करें जी, तो परिणाम और बढ़िया होंगे इनके। जी बिल्कुल ठीक। तो ये आपको ऐसा क्यों लगा कि क्यों परिणाम बढ़िया होंगे, क्यों आपको शाश्वत यौगिक खेती को शामिल करना चाहिए? कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारे बुजुर्ग जो हैं परमात्मा का नाम लेते थे। जो ये यंग न्यू जनरेशन ने सब कुछ छोड़ दिया है, वो पहले ध्यान रखते थे कि किस दिन बिजाई करनी है, वो डे फिक्स होते थे उस दिन, चाहे उनको थोड़ा बोना हो, किस दिन कटाई करनी है जी, वो बाकायदा पहले परमात्मा का नाम लेके फिर शुरू करते थे। बिल्कुल ठीक। तो नेचुरली जब हम यौगिक खेती करेंगे, परमात्मा की वाइब्रेशंस उसमें पड़ेंगी, तो उसकी प्रोडक्शन नेचुरली ज़्यादा होगी और बढ़िया होगी, सात्विक होगी। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसे होए बानी। तो जो भी इस अन्न को खाएगा नेचुरली है वो भी तंदुरुस्त होगा। जी जी जी, आपके विचार ही बड़े शुद्ध और सात्विक हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शाश्वत यौगिक खेती ज़रूर अपनाएंगे। जी जी, तो मैं आपसे अपील करूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को ज़रूर बताएं कि शाश्वत यौगिक खेती में क्या खास है, क्यों ये समय की ज़रूरत आ पड़ी है जो उन्हें अपनाना चाहिए। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करूंगा कि सबसे पहले तो कम से कम अपने खेतों में जो ज़मीन है बंजर होने की कगार पे है, और अपने जो बुजुर्ग हमारे को ये संपदा सौंप के गए हैं, ताकि हम भी उनको अपनी अगली जनरेशन को ये सौंपें, वो भी इनसे एक अच्छा अन्न उपज में ले सकें। इसके लिए सबसे पहले तो जैसे मैं बता रहा था कि मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ जैसे मैंने यहाँ आके एक्सपीरियंस लिए हैं शाश्वत यौगिक खेती के, क्योंकि वही जो मैं बता रहा था, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, जैसे हमारे विचार खेती करते समय होंगे तो वैसे ही उसकी प्रोडक्शन होगी, और जो अन्न जहाँ भी वो जाएगा तो उनके सभी के शुभ विचार हमें भी मिलेंगे और वो भी तंदुरुस्त रहेंगे, और सारा कह लो इसी से सारे संसार का कल्याण हो सकता है। जी, थैंक यू सो मच अनिल भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप इतने सहृदय हैं और प्रकृति के प्रति संवेदनशील भी हैं। आपने अपनी ज़मीनों में कभी केमिकल नहीं डालने का जो संकल्प लिया, शाश्वत यौगिक खेती के बारे में जब आपको नहीं पता तब भी, तो मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपना कीमती समय निकाल करके शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में पधारे। मैं अपने सभी देखने वालों की तरफ से आपको धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अभी तक जो बातचीत हुई है इससे संबंधित एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। बीज संस्कार का अपना बहुत बड़ा महत्व है, और बीज संस्कार के लिए हम बीजामृत कैसे तैयार करते हैं वो आज देखेंगे। बीजामृत से जब हम बीज संस्कार करते हैं तो बीज की उगवन क्षमता है, जिसको हम जर्मिनेशन पावर कहते हैं, वो बढ़ जाता है और बीज अच्छे से उगता है। बीजामृत तैयार करने की विधि बहुत ही सरल विधि है और हर किसान भाई इसे अपने घर में तैयार कर सकते हैं। 10 लीटर बीजामृत तैयार करने के लिए हमें 1 किलो देसी गाय का गोबर है, 1 लीटर गोमूत्र है, उसमें करीब 10 ग्राम हींग लगेगा और करीब 50 ग्राम हमें चूना लगेगा, और हमको 250
मिलीलीटर तक हमें उसमें दूध लगेगा। बस ये इतनी ही सामग्री लेकर हम बीजामृत को एक आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं बीजामृत कैसे तैयार किया जाता है। बीजामृत तैयार करने के लिए हमने पहले इस बकेट में 10 लीटर पानी लिया हुआ है। इस पानी में हमें जो हमारी सामग्री भी है वो क्रमशः एक के बाद एक डालनी होती है। तो पहले हम देख रहे हैं जो देसी गाय का गोबर है, 1 किलो देसी गाय का गोबर हम इस पानी में मिक्स कर देंगे और उसको अच्छे से घोल देंगे। तो 10 लीटर बीजामृत के लिए हम 1 किलो देसी गाय का गोबर लेंगे और उसको इस तरीके से जैसे दिखाया है इस तरीके से मिक्स करेंगे। इसके पश्चात हम 1 लीटर गाय का गोमूत्र जो है वो इसी पानी में मिक्स कर देंगे। इसके पश्चात हमारे पास करीबन 10 ग्राम हींग जो है, हींग को हमें इस पानी में मिक्स करना है। हमारे पास दूसरी सामग्री है जिसको चूना है, वो चूने को भी हमको इसी पानी में डालना है। तो करीब 50 ग्राम चूना हमको इस पानी में डालना है। इसके पश्चात अंत में देसी गाय का दूध, करीब 250 ml देसी गाय का दूध हमें इसी पानी में डालना है। डालते जाएं। इस मिश्रण को हमें अच्छी तरह से घोल लेना है और घुलने के बाद में इसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा लगाकर हमें 2 दिन के लिए रखना है। लेकिन हर दिन उसे सुबह एक बार और शाम को एक बार डंडे से हिला के रखना है ताकि वो मिश्रण पूरी तरह से घुल जाए। इस मिश्रण को हमने अभी बांध कर रखा है। इसे हमें अभी छांव में रखना है और 2 दिन के बाद में इसे हमें बीजोपचार के लिए उपयोग में लाना है। ओम शांति। अभी हम जीवामृत तैयार करने की विधि किसान भाइयों को बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो सामग्री लगती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पहले लगता है देसी गाय का ताज़ा गोबर, जो कि 7 दिन के पहले का होना चाहिए। 7 दिन के बाद उसमें जो जीवाणु होते हैं वो कम होने लगते हैं। फिर लगता है गोमूत्र और फिर चने का आटा और देसी गुड़ जिसमें रासायन नहीं डाला है, और बांध पर की मिट्टी 1 किलो। और यदि आपके पास गन्ने का जूस है तो गन्ने का जूस भी 4 लीटर आप उसमें डाल सकते हैं। और ये सारा डालना होता है 200 लीटर पानी के बैरल में। ये जो जीवामृत है इससे जमीन के अंदर की जीवाणुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, खेतों में रासायनिक खाद डाल करके जीवाणुओं को मार करके खेती की है। अभी हमें खेती में के जीवाणुओं को बढ़ा करके खेती करनी है। तो जब हम देसी गाय का गोबर इसमें यूज करते हैं तो 1 ग्राम गाय के गोबर में कम से कम 300 करोड़ से 500 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। ये जीवामृत तैयार कैसे करते हैं ये अभी हम किसान भाइयों को दिखा रहे हैं। अभी देसी गाय का ताज़ा गोबर 15 से 20 किलो पहले पानी में डालने का। उसको पानी से थोड़ा अच्छी तरह से घोलने का ताकि गोबर पानी में मिक्स होवे। फिर बाद में हम उसमें गोमूत्र डालते हैं 5 लीटर से 10 लीटर तक। बाद में डालते हैं हम चने का आटा 2 किलो, जिसमें पानी हमने घोल करके रखा है। फिर बाद में हम इसमें डालते हैं गुड़, जो पानी में डाल के रखा है 2 किलो गुड़। फिर बाद में हम डालते हैं जो बांध पर की मिट्टी 1 किलो से 2 किलो, और उसको सुबह शाम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से उसको घोलना होता है। जैसे कि हम मंदिर को प्रदक्षिणा डालते हैं ऐसे ही उसको घुमाना होता है, जिससे
बैक्टीरियों की संख्या भी बढ़ती है और उसको घोलते टाइम पर हम परमात्मा की भी याद करते हैं, जिससे वो जो जीवामृत तैयार होने जा रहा है उसमें जो जीव जीवाणु हैं उनकी कार्यक्षमता भी बहुत काफ़ी बढ़ती है, वो शक्तिशाली होते हैं। अभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घोलने के बाद उसको फिर ढकना बहुत ज़रूरी है, जिससे कपड़े से उसको ढकने का और अच्छी तरह से उसको रस्सी से बांध देने का, और फिर दूसरी दिन खोलते ही उसको फिर और एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घोलना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन से 7 दिन तक इसको सड़ाना है। अभी ये जो जीवामृत तैयार हुआ है ये खेतों में डालने की विधि हम आप किसान भाइयों को बताने जा रहे हैं। ये डालने की विधि होती है जब जमीन गीली हो, यदि बारिश गिरी हो, आपका खेत यदि सूखा हो तो भी आप वो ये सारा जीवामृत 1 एकड़ खेती में डाल सकते हैं। और यदि आपकी फसल खड़ी हो तो उसमें भी जहां आप पानी पिलाते हैं वो पूरा पानी के साथ फिर आपके ज़मीन में भी मिल जाते हैं। और सूखे एरिया में भी आप डाल सकते हैं, माना सूखे एरिया में जैसे ही बारिश गिरते ही वो आप डाल सकते हैं, जिससे वो ज़मीन के अंदर वो जीव जीवाणु फैल जाता है वो अपने आप। अभी हम 10 पर्णी अर्क बनाने जा रहे हैं कि जिससे ये सारे जो 10 पर्णी वनस्पतियां हैं, 10 वनस्पतियां के पत्ते हमने अभी आपके सामने रखे हैं जो किसानों को आसानी से मिल जाते हैं। आपके सामने 10 वनस्पतियों के पत्ते रखे हैं। उसमें पहला है नीम का पत्ता है, अकरे का पत्ता है, कनेरी का पत्ता है, टनटनी घानेरी का पत्ता है, पपीता का पत्ता है, निर्गुड़ी का पत्ता है, शरीफा का पत्ता है, गुड़वेल का पत्ता है और एरंड का पत्ता है। और उसमें हम भी और मिलाते हैं मिर्ची, गोमूत्र, गोबर। अभी हम 10 पर्णी अर्क कैसे तैयार करना है अभी उसकी विधि हम आपको बता रहे हैं। तो पहले नीम के पत्ते जो कि 3 किलो से 5 किलो तक आप डाल सकते हैं। दूसरा पत्ता लेंगे हम अक का पत्ता जो 2 किलो डालने का, जिससे आप ये फूल देख रहे हैं ना, ये अक का पत्ता होता है। और तीसरा आता है कनेर का पत्ता जो बहुत कड़वा होता है, वो भी 2 किलो डालने का। और ये टनटनी घानेरी बोलते हैं इसको, ऐसे लाल और पीले फूल आते हैं और ये भी डाल सकते हैं, ये भी 2 किलो डालने का। ये पपीता का 2 किलो पत्ता, ये निर्गुड़ी का 2 किलो पत्ता, ये शरीफा सीताफल का 2 किलो पत्ता, ये गुड़वेल के 2 किलो पत्ते, और फिर ये एरंड का 2 किलो पत्ता, और 3 किलो से 4 किलो तक गाय का गोबर ताजा। और इसमें फिर गोमूत्र डालने का 2 लीटर से 3 लीटर तक। और लास्ट में हम डालते हैं इसमें मिर्च का कूटा हुआ मिर्च का पेस्ट। और फिर बाद में थोड़ा ये पानी 200 लीटर पानी से ये बैरल भरने का, और उसको 2 दिन में, कम से कम 2 दिन में एक बार उसको हिलाने का, ताकि वो सारे पत्ते नीचे ऊपर हो जाए। अभी जो इसमें सारे वनस्पतियों के पत्ते डाले हैं और उसमें गोबर गोमूत्र डाला है, उसको कम से कम 2 दिन में एक बार घोलेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और इसको कम से कम 30 दिन से 40 दिन तक उसको सड़ाने का। सारे पत्ते का अर्क ये पानी में आ जाता है, फिर वो पत्ते सारे निकाल करके वो पानी छान करके 100 लीटर पानी में, अच्छे वाले पानी में, ये अर्क 10 पर्णी अर्क 1 लीटर से 2 लीटर तक आप डाल सकते हैं। और उसका कोई भी फसल के ऊपर छिड़काव करने से काफ़ी अच्छे परिणाम हमको दिखाई दिए हैं। तो किसान भाई यदि ये इसका प्रयोग करेंगे तो इससे हम सारे मनुष्य जाति को भी अच्छा अन्न खिला सकते हैं और जहर विष मुक्त अन्न खिला सकते हैं। और इस वनस्पति का अर्क हम छिड़काव करने से वनस्पति के ऊपर जो अंडे डालने के लिए जो पतंग आते हैं वो भी नहीं आते। और इस वनस्पतियों का अर्क
छिड़काव करने से बुरशीजन्य भी बीमारियां बहुत सी कम हो जाती है। अभी जो हमने ये 10 परनियार का तैयार किया है तो उसको घोलने के बाद ये कपड़ा ढक करके रखे ताकि उसके में से कोई भी ये पानी का या दवा का बाष्पीभवन ना हो, और एक रस्सी से उसको बांध करके रखे और छांव में रखे। तो दोस्तों, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से तो ये समझना और भी आसान हो गया। दोस्तों, आज भी अनिल काम्बोज जैसे किसान भाई हैं जो प्रकृति के प्रति संवेदनशील हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेवारी को समझते हैं। हमें इनसे प्रेरणा लेनी है, हमें समझना है और वक्त की पुकार को समझते हुए शाश्वत यौगिक खेती को समझना भी है, अपनाना भी है। आज के कार्यक्रम में उनसे बातचीत के दौरान हमने बीजामृत, जीवामृत के बारे में समझा, कीटनाशकों के बारे में समझा कि कैसे देसी कीटनाशक बनाए जा सकते हैं जो आपकी फसल को सुरक्षित रखते हैं प्राकृतिक रूप से, और शाश्वत यौगिक खेती में भी हम इनका इस्तेमाल करते ही हैं। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। यदि आपका कोई सवाल है या आपका कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।